कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत गांव में, जहां के लोग इसकी खूबसूरती के बरक्स उदास लगते हैं। इन्हीं लोगों में से दो थे, सुबहान और अम्मारा, जो कि बहुत सारे कर्ज के एवज जमींदार की ज़मीनों में काम करते दिन और रात। अरे, ये कोई बात हुई भला? सिर्फ 2,000 रुपए के लिए उस जमींदार ने हमें 6 माह काम पर रख लिया। क्या हुआ, हम गरीब हैं, इस तरह तो नहीं करते। अरे अरे, चुपचाप काम करो। अभी जमींदार की तरफ से कोई आएगा, उसका सिपाही, तो ये सुनकर उसको बता देगा और मार अलग से पड़ेगी। सुभान, मैं आपको बता रही हूँ, मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ इतना काम करते करते। वो भी चंद रुपए के कर्ज के लिए। हम इस गांव से बाहर क्यों नहीं चले जाते? ओ मारा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं। एक 3,000 रुपए के कर्ज के लिए उसने 6 माह काम पर रखा। अब जाने की बात सुनकर पता नहीं क्या करेगा। लो भला, ये क्या बात हुई? दूसरे गांव के जमींदार तो ऐसा नहीं करते। इनके पास कोई अनोखी जमीनें हैं। बस तय हुआ, हम 6 माह बाद यहाँ से जा रहे हैं। अरे अम्मारा, तुम पिटवाओगी कसम से। अगर जमींदार तक ऐसी कोई भी बात पहुंच गई ना, तो तुम देखना, हम दोनों को वो बुलवा लेगा। तो अब आपको पता लग गया ना कि गांव वाले इतने उदास क्यों थे। असल में वजह उनका जमींदार था, जो कि हद से ज्यादा जालिम और लालची था। और ये है सुभान का परिवार, जिसमें उसकी बीवी अमारा, बेटी रानी, बाबा जान, अम्मी जान और एक छोटा बेटा अब्दुल्ला रहा करते थे। सुभान और उसके माँ बाप सभी इसी गांव से थे। सुभान यहीं पैदा हुआ, इसलिए वो इन हालात का आदी हो चुका था। इसके बरक्स अम्मारा काफ़ी बागी तबीयत की थी। उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ होती इतने जुल्म बर्दाश्त करने से, और वो अपनी बगावत का इजहार भी करती रहती। मालिक, मैं क्या कह रहा था कि 4 किलो आटा पूरे परिवार के लिए 1 महीने का बहुत कम है। अच्छा, तो कम है तो मैं क्या करूं? भाई, कर्ज दे रखा है, ऊपर से इतना भी दे रहा हूं, तो उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। देखो तो, 12-12 घंटे खेत में काम करके आओ और फिर आकर खाओ टमाटर और चंद मटर। ये कोई बात हुई? सब्जी तक जमींदार हमें नहीं देता। अरे अम्मारा, आहिस्ता बोलो, यहाँ दीवारों के भी कान है। तुम्हें नहीं पता जमींदार साहब के कितने चमचे हमारे गांव में आसपास बिखरे रहते हैं। अरे अगर किसी से सुन लिया तो चंद मटर के दानों से भी जाओगी। जो मिल रहा है चुपचाप शुक्र करके खाओ। ये सुनकर अमारा को तो तप चढ़ गई। मेरी बात सुने, मैंने कब कहा मैं नाशुक्री कर रही हूँ? और नाशुक्रा होने में और बुज़दिल होने में बहुत फ़र्क होता है, जो आपको जान लेना चाहिए। हमारा भाई, तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं। ज़मींदार साहब को अगर गुस्सा करोगी तो हम सब खाने से जाएंगे। हाँ हाँ बेटी, यहाँ की औरतें बहुत चालाक हैं। यहाँ की बात वहाँ करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं, यूं ही बात का बतंगड़ बन जाएगा। मैं तो कहता हूँ बेहतरी इसी में है, जितना ज़मींदार साहब हमें दे रहे हैं हम खामोशी से काम करते रहें और उतना ही खाते रहें। बस इतना काफ़ी है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर कोई ज़मींदार के खिलाफ गया, तो वो सबको पकड़ के ले जाएगा। पीछे हमारे बच्चों का क्या होगा? इतनी बात सुनकर छोटा बच्चा अब्दुल्ला कहता है, अले दादो, मामा कहती हैं हमें रिज्क और ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला देता है। कोई दूसरा हमें खाने को नहीं दे सकता, हमें ज़िंदा भी नहीं कर सकता और माल भी नहीं सकता। तो फिर आप सब इतना दलते क्यों हैं उस ज़मींदार से, जो हमारा खाना तक हमें पूरा नहीं देता? शाबाश बेटा, जब तुम बड़े हो जाओ तब भी इतने ही बहादुर रहना। और बहादुर लोगों की अल्लाह बहुत मदद करता है, जो हक की राह पर चलते हैं। तुम्हें पता है अब्दुल्ला, जुल्म क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हम लोग खामोशी से जुल्म सहते जा रहे हैं। कोई जालिम का हाथ पकड़कर उसे रोकता ही नहीं। अम्मारा और सुभान के परिवार की ये रोजाना की लड़ाई थी। अब देखिए कौन जीतता है, जुल्म के खिलाफ जाने वाले या उसको खामोशी से सहने वाले। ओहो, तो कल्लू लाल साहब को याद आ गया कि आना था ठेले पर और अपना उधार चुका कर जाना था। चलो जल्दी से सारे पैसे निकालो। अरे नहीं नहीं सोहन भैया, आपको कोई गलत फहमी हुई है। दरअसल मेरे घर में सारा राशन ख़त्म हो गया, तो मेहरबानी फरमाकर कुछ और दे दीजिए उधार के तौर पर।
जैसे ही जमींदार का वो दवाइयों वाला कर्जा उतरेगा तो मैं आपको ये भी लौटा दूंगा। मेहरबानी फरमाकर कुछ दे दें। कल्लू लाल साहब जी, आपको शायद याद नहीं रहा तो याद दिला दूं, ये ठेला भी उसी जमींदार का ही है और मेरे बाप का नहीं, जो मैं तुम्हें रोज रोज इतना उधार देता रहूं। भाई पहले पैसे चुकाओ, मुझे भी हिसाब देना होता है। ये ना हो तुम लोगों की वजह से मुझे भी नौकरी से निकाल दें। अच्छा अच्छा सोहन भैया, आप प्लीज जमींदार को मत बताइएगा मैं यहाँ आया था। जैसे ही मेरे पास पैसे बनते हैं मैं फौरन सारा उधार चुका जाऊंगा। अरे हाँ हाँ ठीक है, जाने सुबह सुबह क्यों मेरा दिमाग खराब करने आ जाते हो। जब पता है कि पैसे नहीं हैं तो मत आया करो भाई दुकान पर। अरे सोहन भैया, कैसे हैं आप? हाँ हाँ, एक तुम्हारी ही कमी रह गई थी। अब तुम आ जाओ, कुछ उधार चाहिए होगा ना तो बता दो, नौकर यहाँ है। मैं निकल जाता हूँ नौकरी से, तुम लोग उधार खा लो सारे। उसका इतना तीखा लहजा सुनकर चमेली कहती है, अरे सोहन भैया, सुबह सुबह क्यों मिर्ची चबा कर बैठे हो? और भैया, मैं कोई उधार लेने नहीं आई, बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा भैया जी का हाल पूछ लो। वैसे ही इतना नाक लाल रखते हो गुस्से से तो सोचा हंसा ही दूं, पर आप तो रोते रहो। भाई क्या बताऊं चमेली बहन, सुबह सुबह आ जाते हैं उधार वाले, अच्छे खासे मूड की दही कर देते हैं। अब क्या करूं मैं। अब तुम खुद ही बताओ, जमींदार का ठेला है, फ्रूट वही बेचते हैं, सारा पैसा उनको जाता है, सब्जी का भी। मैं कैसे किसी को उधार देता रहूं। अरे भैया, देखो तो सही, गांव वाले सारे इतने गरीब हैं, जमींदार जानबूझकर उन पर जुल्म करता है। 1-1 हज़ार रुपए के बदले भाई 2-2 महीने काम कौन करवाता है? और जब काम करवाएंगे तो लोग उधार ही लेंगे ना, कहाँ से ही कमा कर लाएंगे? बाहर किसी को जाने नहीं देते। चमेली की बात बिल्कुल ठीक थी। जमींदार का प्लान ही यही था, लोग यहाँ रहकर उसके कर्जदार रहें, तभी वो उनके लिए काम करते रहेंगे। इसीलिए किसी गरीब के बच्चे को ना तो स्कूल जाने की इजाज़त होती और ना ही कोई गांव से बाहर जा सकता था जब तक कर्जा ना चुकाए। दूसरी तरफ खेतों में काम करने वालों के लिए भी कोई अलग कहानी नहीं थी। अरे तुम सब लोग कितने निकम्मों की तरह काम कर रहे हो, पूरे 4 दिन ऊपर कर दिए। जमींदार साहब ने कहा है 1-1 किलो आटा तुम लोगों का कम हो जाएगा। अरे ओ हरिया और श्यामलाल, तुम लोगों को जमींदार साहब ने कहा है खेतों में काम छोड़कर उनके घर की सफाई करो, कल कुछ फंक्शन है तो चलो। कुछ समझाते बुझाते कि काम कैसे ठीक ठाक करना है, जमींदार के घर की तरफ अब तीनों चल रहे थे। दूसरी तरफ अमारा एक दफा फिर गुस्से में थी, क्योंकि अब दोनों को अकेले ही 4 लोगों का काम करना था। ये अलग से मेहनत थी। सुभान, क्या आप भी बुजदिलों की तरह सर झुकाए काम करते जा रहे हैं? अब 4 लोगों का काम हम कैसे करेंगे? इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती। अरे भाई, तुम करो या ना करो, हम दोनों को ही करना पड़ेगा। बल्कि ऐसा करो, तुम मेरा दिमाग खाना बंद करो, मैं खुद ही अकेले सबका काम कर लूँगा। इतना कहते ही सुभान खुद ब खुद काम करने लगता है और साथ साथ बड़बड़ाता रहता है कि बड़ी आई मैडम जी, इनकी तो बगावत खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ओफ, पूरे का पूरा गांव किसी ढीठ इंसान की तरह है, टस से मस नहीं होते, चाहे जितना मर्जी पीटो जुल्म करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को। एक दफा फिर अमारा अपने गुस्से में थी और बेचारा सुभान उसकी बातें सुनने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था, सो वो काम ही करता रहा। अरे अरे बच्चों, जल्दी जल्दी करो सारा काम। भाई तुम लोग छोटे छोटे हो, ऊपर से इतनी गर्मी, अल्लाह पूछे इन जमींदार साहब को बच्चों पर भी रहम नहीं आता। अरे क्या ही है, हम पूरे गांव वाले मिलके उस एक जमींदार के सामने झुक रहे हैं, लेकिन मैं अकेला क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। इन बच्चों पे मुझे हद से ज़्यादा तरस आता है। या अल्लाह, तू ही हमारे लिए रास्ते बना और हम सब पर रहम फरमा, हमें इस जालिम से बचा ले। जालिम जमींदार का सबसे ज्यादा काम करने वाला लड़का अकरम भी उससे नफरत करता, लेकिन पैसे की खातिर नौकरी तो करनी ही थी, तो रोज रिपोर्ट्स लाता। हाँ भाई अकरम, जल्दी जल्दी बताओ, आज खेतों में क्या हुआ था और बच्चों को कुछ सिखाया या नहीं, या ढंग से सीख नहीं पा रहे अभी। मालिक, सब कुछ ठीक चल रहा है, खेत में भी और बच्चों के लिहाज से भी, लेकिन आपको नहीं लगता गर्मी बहुत है और बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे? अरे भाई, तो मैं क्या करूं,
ان के माँ बाप बेचारे कितना को काम कर लेंगे, अब उनको मेरा कर्ज तो चुकाना होगा, तो बचपन से ही आदत हो। अकरम जालिम जमींदार से नाउम्मीद होकर वहां से चला गया और फिर जमींदार भी बड़बड़ाता हुआ गुस्से से अपने कमरे की तरफ गया। अरे खाला जान, आपको पता है हमारा 6 माह बाद अपने बच्चों को इस गांव से लेकर जाना चाहती है। सुना आपने उनकी बातों को? अरे हाँ, मैंने उस बेवकूफ लड़की के बारे में सुना। अगर तो जमींदार साहब को पता चल गया तो सबकी चमड़ी उधेड़ देंगे, देखना तुम। अरे सुनो रे गाँव वालों, मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो गया है और पैसा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब बताओ मैं क्या करूं? अरे तो चचा मोहनलाल, आप जाओ ना जमींदार साहब के पास, उनसे बोलो बेटा बीमार है तो वो आपको इलाज के लिए कुछ पैसे तो देंगे ना। हाँ हाँ चमेली बहन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अभी जमींदार साहब के पास जाता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। मोहनलाल फिर से रोने लगता है ये बाहर शोर किस चीज का है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई रो रहा है। हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद चचा मोहनलाल है, मैं देखती हूँ। फिर अमारा बाहर जाकर सबसे पूछती है कि मसला क्या हुआ। अरे भाई, मुझे भी तो पता चले क्या हो रहा है यहाँ। होना क्या है दीदी, मोहनलाल चचा के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, पर उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं। तुम जमींदार साहब के पास गए हैं पैसे मांगने। उफ, क्या जमींदार साहब के पास? अरे वो लालची इंसान किसी को पैसे क्यों देगा? और वो बिल्कुल भी रहम दिल नहीं है। मुझे नहीं लगता वो किसी को भी पैसे देने वाला है। फिर भी हम इंतज़ार करके देखते हैं, और अगर उसने पैसे ना दिए तो इस बार अच्छा नहीं होगा। वो लोग अभी वहीं खड़े बातें कर रहे थे कि मोहनलाल बहुत उदासी से चाल चलता हुआ वहां उनकी तरफ आता है और आते ही कहता है, अरे रे, क्या बताऊं, जमींदार साहब ने तो मुझे धक्के देकर निकाल दिया और मेरी कोई बात भी नहीं सुनी। अब मैं कहाँ जाऊं? देख लिया, मैं ना कहती थी, वो लालची और जालिम इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता। अब हम सब गांव वाले उसके पास चलते हैं और जाकर उससे कहते हैं कि जब हम सारा साल उसके लिए काम करते हैं तो उसका भी फर्ज बनता है कि हमारा ख्याल रखे। अमारा की ये बात गांव में सभी को ठीक लगती है और वो सारे जमींदार साहब के पास जाने का फैसला करते हैं कि किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा मोहनलाल के लिए। जमींदार साहब, मोहनलाल जब आपके पास आया था मदद के लिए तो आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? हालांकि हम सब सारा साल आपके लिए काम करते हैं। हाँ तो सारा साल काम करते हो तो क्या करें भाई, मुफ्त में एहसान थोड़ी कर रहे हो मुझ पर। कर्ज लेकर चट कर जाते हो, फिर काम करते हो। अरे अरे, आप ऐसे कैसे उन बूढ़ी दाई जी से ऐसे बात कर रहे हैं? कितना एहसान है उनका हम सब गांव वालों पे कि वो हमारी डॉक्टर हैं। और रही बात मोहनलाल की, तो वो तो आपसे उधार ही मांगने आया था ना, आपको दे देना चाहिए था जब उसके बेटे की तबीयत खराब थी। ये सुनकर, अरे ओ, हमारी बिल्ली हम ही को ब्याओ, देखो तो हमारे सामने कैसे खड़ी होकर इस तरह बोल रही हो। तुम्हें नहीं पता, तुम भी हमसे ही कर्ज लेकर खाती हो, और एक कौड़ी भी किसी को नहीं दूंगा। क्या मुफ्त खाना यहाँ खोल रखा है मैंने? जमींदार बैठ जाता है। अरे मुझे तो इतनी हंसी आ रही है, तुम कैसे बुज़दिल चूहों की फौज के साथ मुझसे लड़ाई करने आई हो। भाई नहीं देता मैं 1 रुपया भी। जाओ तुम सब मिलकर जो करना है कर लो, मैं भी तो देखूं क्या कर सकते हो। अच्छा तो ऐसी बात है, जब तूने किसी बात की शर्म नहीं रखी तो हम भी नहीं रख रहे। जा, हम सारे गांव वाले अब इस गांव से जा रहे हैं। तुझे जो करना है तू खुद ही करता, फिर इस गांव में पूरा गांव खाली है, जिस पे चाहे मर्जी जुल्म करते रहना। इतना कहते ही सारे गांव वाले उस गांव से चले जाते हैं, चाहे वो जमींदार के मुलाजिमीन हो या गांव का एक एक बंदा। पूरे का पूरा गांव बिल्कुल खाली हो जाता है। सब गांव वालों ने गांव से दूर एक खुले मैदान में जा डेरे लगाए, जहां पे उन पे जुल्म करने वाला कोई भी नहीं था। सब खुशबाश थे।
ابھی گاؤں کو خالی ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے کہ زمیندار کی چھوٹی بیٹی جو کام کرنے سے کافی تنگ آ چکی تھی آ کر اپنے باپ کو کہتی ہے، بابا جان، امی نے آپ کو کتنا سمجھایا تھا ایسا نہ کریں لوگوں کے ساتھ، اب سارا گاؤں آپ کی وجہ سے خالی ہو گیا اور سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے۔ امی کی بھی طبیعت خراب ہے اور منع کی بھی، اب آپ بتائیں میں اکیلی کیا کروں؟ ارے گڑیا رانی، تمہیں نہیں معلوم، یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا بہت لالچی ہوتے ہیں، چاہتے ہیں اگلا بندہ سارا کچھ انہی کو دے دے۔ میں ان کے ساتھ ٹھیک کرتا ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد زمیندار اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتا ہے۔ ارے ارے سویرا، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہو گیا؟ کیا منع کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی؟ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا؟ کیا بتاؤں، منع کی طبیعت پوری رات اتنی خراب رہی، دائی کو بھی آپ نے اس گاؤں سے نکال دیا تھا، اب میں کس کو جا کر دکھاؤں اپنے بیٹے کو؟ ارے اچھا تم رو مت، میں ایسا کرتا ہوں گاؤں والوں سے جا کر معافی مانگ لیتا ہوں کہ وہ سب لوگ واپس آ جائیں۔ بھائی میں نہیں کرتا ایسا غصہ جس میں میرے پریوار کا اتنا سارا نقصان ہو، میں بس ابھی جاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر زمیندار واپس اپنے کمرے میں آتا ہے اور اپنے تخت پر بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس اب اس کھیل کو ختم کرنا چاہیے، لالچ نے پہلے ہی میرا بڑا نقصان کروایا۔ بس اب فیصلہ ہو چکا تھا تو زمیندار اپنے فیصلے کے مطابق گاؤں سے باہر میدان کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں پر لوگ کافی زیادہ خوشحال تھے، بچے آزادی سے کھیل رہے تھے۔ یہ سب دور سے دیکھتے ہوئے زمیندار کی آنکھوں میں اور شرمندگی اتر آئی۔ ارے تم سب لوگ مجھے معاف کر دو، مجھے اپنے لالچ اور غصے کا احساس ہو گیا، اب میں معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دو پلیز۔ معاشرہ انسانوں کے ساتھ ہی رہ سکتا ہے، کوئی بھی خالی پیسے کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب تم سب لوگ گاؤں واپس آ جاؤ۔ وہ سب تو ٹھیک ہے زمیندار، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو غلطی کا احساس ہو ہی چکا ہوگا اتنی دن اکیلے رہنے کے بعد، لیکن ہماری بھی کچھ شرطیں ہیں۔ اب آپ کو اتنی دیر کسی کو کام پہ رکھنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اگر کوئی ادھار لے تو وہ آپ کو واپس کرے گا، لیکن ظلم کے بغیر۔ ارے ہاں مجھے سب منظور ہے، بس تم لوگ سب گاؤں میں واپس آ جاؤ اور گاؤں کی رونق بھی واپس آ جائے گی، میں اب ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد گاؤں کا رواج بدلا، سب لوگ اب بہت خوش اور مطمئن رہنے لگے۔ زمیندار بھی کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا، اب نہ تو وہ کسی پر ظلم کرتا اور نہ ہی ادھار کے بدلے لوگوں کو ناانصافی کے ساتھ کام پر رکھتا، سب کو برابر پے ملتی اور ہر کوئی اچھی سی زندگی گزارنے لگا تھا۔ امارا کے دیے ہوئے حوصلے نے بالآخر پورے گاؤں کو اس مشکل سے نجات دلائی جس پر اس کا بیٹا اپنی دادی سے کہہ رہا تھا، سب نے دیکھ لیا نا، میری مما بالکل ٹھیک کہتی تھی، جو قوم اپنے لیے خود کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے حالات ضرور بدل دیتا ہے۔